नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, MP PSC प्रीलिम्स 2026 के लिए मेरे द्वारा 50 डेज MCQ सीरीज लाई गई थी, जिसमें अभी तक हमने 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जो मुख्य रूप से बेस्ड होने वाला है, जो आपका MP PSC प्रीलिम्स का 2025 का पेपर हुआ था उस पर आधारित होने वाला है। उसके आज हम 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे। कैसे प्रश्न आए थे, आने वाले समय में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उसका पूरा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसा करंट अफेयर आया आने वाले समय में, उसके आधारित कैसा करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो हम इसी प्रकार 25, 24, 23, 22 इस प्रकार लगभग प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर कंप्लीट कर लेंगे। अब कभी आपको MP के MCQs देखना है तो देखिए, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको एक तो मिल जाएगी मुख्य रूप से MCQ सीरीज 2025, उसमें पूरे MP के MCQ मिलेंगे। साथ में मैंने थोड़े दिन पहले एक सिलेक्शन सीरीज लेके आया था। उस सिलेक्शन सीरीज में मैंने लगभग 10 पेपर कंप्लीट कराए थे आपको। तो देखिए, यहाँ पर आपको 25 और 24 दोनों के पेपर इन सीरीज में मिल जाएंगे, तो आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम 2025 के पेपर के 25 टॉप प्रश्न सॉल्व करते हैं और साथ में एनालिसिस बेस पर देखेंगे कि आने वाले समय में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आया था, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो देखिए बेटा, पहले तो मैं आपको मंदिर शैलियां बता देता हूं कि भारत में कितने प्रकार की मंदिर शैली है। तो देखिए, जब हम मंदिर शैली की बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार की हैं। एक तो द्रविड़ शैली चलती है, दूसरी चलती है आप सभी को पता होगा नागर शैली, और तीसरी चलती है मुख्य रूप से बेसर शैली। ये तीनों शैली किसकी हैं? ये तीनों शैली है मंदिर की शैलियाँ। द्राविड़ शैली की हम बात करते हैं तो ये अपने साउथ इंडिया में चलती है, जिसमें मुख्य रूप से आपने मंदिर का ऊपर का जो टॉप देखा होगा वो आपको कैसा दिखता होगा कि ऊपर से जाकर ऊपर कैसा होता है, चौकोर। नागर शैली हम देखते हैं तो हमारे उत्तर भारत में हमें देखने को मिलती है, यानी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, जिसमें आपने देखे होंगे मंदिर का गुंबद कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बेसर शैली की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से द्रविड़ और नागर शैली का जो मिश्रण होता है वो द्रविड़ शैली कहलाती है मुख्य रूप से। और यह शैली हमें मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलती है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर 4 शैली अलग अलग दी गई, जैसे राज सिम्हा शैली, मामल शैली, महेंद्र शैली और नंदी बर्मन शैली। आइए इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, यह मुख्य रूप से किस डायनेस्टी के दौरान आई थी? पल्लव डायनेस्टी के दौरान यह तीनों शैली हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? जब भारत में पल्लव शासकों का शासन हुआ। उन पल्लव शासकों के द्वारा कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया था, जो कि राज सिम्हा शैली में बनवाया गया था। अब देखिए, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण राजा राज सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राजा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे राज सिंह शैली या राज सिम्हा शैली के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, एक महेंद्र नाम के एक राजा थे, इनके दरबार में उन्होंने महेंद्र शैली लेके आए। फिर एक मामल नरसिंह बर्मन नाम के एक राजा थे। कौन थे? नरसिंह बर्मन। उनके द्वारा मामल्लम शैली लाई गई थी। और नंदी बर्मन मुख्य रूप से इनके शासक हुए। नंदी बर्मन, उनने जो मंदिरों का निर्माण कराया उसे हमने क्या बोल दिया? नंदी बर्मन मंदिर बोल दिया था। ठीक है, तो ये चारों शैली आपको याद रखना है। पल्लव डायनेस्टी के दौरान जो विभिन्न राजा हुए उनके द्वारा जो मंदिरों का निर्माण कराया गया, तो उनके द्वारा इन विभिन्न शैलियों का नामकरण कर दिया गया था। साथ में भारत में आप सभी को पता है 3 प्रकार के मंदिर शैलियाँ, द्रविड़, नागर और बेसल शैली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए या सामान्य कार्य के लिए कोई सी हम एप्लीकेशन बनवाते हैं तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे एडोब फोटोशॉप, तो आप सभी को पता होगा कि उसमें क्या करा जा रहा होगा? फोटो की कुछ चीज़ें की जा रही होंगी फोटो से रिलेटेड। अब फोटो आप सभी को पता है ग्राफिक्स में आज की डेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो किसका क्या बनाते हैं? फोटो बनाते हैं। फिर मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया एक्सेस करते हैं वो लोग। तो ये दोनों प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी और एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी।
ठीक है, आ गई बात समझ में। तो भैया ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसे एडोब सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटो को एडिट करने में, डिज़ाइन बनाने में, पोस्टर बनाने में, थंबनेल बनाने में, ग्राफिक्स बनाने में आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो देखिए, मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, जब हमने देखा कि उत्तर दक्षिण भारत में यहाँ पर राज्यों की डिमांड बढ़ने लगी भाषा के आधार पे, तो जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना की थी। किसकी की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। उन 3 सदस्य में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली। क्या नाम था? फजल अली अध्यक्ष का नाम था। उसके अलावा 2 अन्य सदस्य हमें देखने को मिलते हैं, तो के.एम. पढ़नेकर जी मिलते हैं, और एक और देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से H.N. कुंजरू। ये 3 क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं फजल अली। इसको बोला जाता है कि आप देखिए कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो ये समिति काम करती है और ये आयोग 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है, और ये आयोग बोलता है कि भारत में मुख्य रूप से हमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। कितने? 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। और इस आयोग ने बोला कि भैया भाषाई आधार पर गठन तो किया जा सकता है, परंतु एकमात्र आधार नहीं है, हम मुख्य रूप से प्रशासनिक आधार पर भी राज्यों का गठन करेंगे। अब यह समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देती है, जिसके बाद संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1956 में, और उसके द्वारा भारत में 14 राज्य, कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, जिसमें से हमारा मध्य प्रदेश भी एक राज्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की थी? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मुस्लिम लीग के बारे में। तो जो मुस्लिम लोगों के अधिकारों की बात करने के लिए 1906 में ढाका में किसका गठन किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो आगा अली के द्वारा, आगा अली खां के द्वारा, और साथ में सलीमुल्लाह खां के द्वारा। इन दोनों के द्वारा किसकी? मुसलमानों के अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए किसका गठन किया गया था? मुस्लिम लीग का। यह मुस्लिम लीग मुख्य रूप से एक अलग देश की डिमांड करती है 1930 में, जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है कहाँ पर? इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद में एक नए देश की डिमांड करते हैं। फिर 1938 के समथिंग यहाँ पर एक शब्द गढ़ा जाता है, उसका नाम रहता है पाकिस्तान। की एक नया देश कौन सा होगा? पाकिस्तान का, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका नामकरण किया जाता है मुख्य रूप से किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब पाकिस्तान की डिमांड आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन के आने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो कैबिनेट मिशन के बाद ही या 16 अगस्त 1946 को किसकी बात करते हैं? हम सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की बात करते हैं कि हम क्या करेंगे? पाकिस्तान की डिमांड और तेज़ी से करेंगे। तो 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस बनाने की घोषणा की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 अप्रैल 1930 को किस तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जानी जाती, क्योंकि यह तिथि संबंधित है? तो देखो, आप सभी को पता होगा गांधी जी 1930 में एक मूवमेंट चालू करना चाहते थे जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे मुख्य रूप से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता था। इसमें गांधी जी बोलते हैं हम क्या करेंगे? इनका सहयोग तो करेंगे ही नहीं। जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में हमने सहयोग नहीं करा था, तो सहयोग नहीं करना है। साथ में गांधी जी ने बोला कि हम इनके द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको भी हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? उनको भी हम तोड़ेंगे। गांधी जी बोलते हैं कि इनके नियम कानून हम तोड़ेंगे, और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो पहला आंदोलन तोड़ने के लिए गांधी जी क्या करते हैं? डांडी मार्च करते हैं। क्या करते हैं? डांडी मार्च करते हैं। यह आंदोलन मुख्य रूप से यह मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती से यह स्टार्ट होता है,
और ये कंप्लीट कब होता है? 6 अप्रैल 1930 को यह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कहाँ पर? डांडी में। डांडी में जाकर ये समाप्त हो जाता है। इसमें गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ 240 मील चलते हैं, और इसको किलोमीटर में हम बात करते हैं तो लगभग 390 किलोमीटर ये चलते हैं। कितने अनुयायी थे इनके? 72 अनुयायी थे। ये 24 दिन में ये यात्रा कंप्लीट हो जाती है। हर दिन ये 10 मील चला करते थे। ठीक है। इसमें एक साथ में एक अंग्रेज था, उसका नाम था फिशर। फिशर एक अंग्रेज गांधी जी के साथ दांडी मार्च में था। साथ में इस दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन। अब देखो, गांधी जी ने यहाँ पर दांडी पहुँचते हैं और वहाँ पर जो इनका नमक कानून चलता है, नमक कानून में ऐसा कहा जाता है कि नमक केवल किसके द्वारा बनाया जाएगा? अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाएगा। तो इनका ये कानून को गांधी जी तोड़ते हैं और 6 मार्च 1930 को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता था? महात्मा गांधी की दांडी मार्च के दांडी यात्रा के लिए जाना जाता था। आप सभी को पता होगा 14 जनवरी 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड है। फिर आप बंगाल विभाजन आपको सभी को पता है 1905 है। भारत छोड़ो आंदोलन कब है? अगस्त 1942 है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर समानता स्वीकार किया जाता है? तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भारत में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है किसका? किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है विशेष राज्य का दर्जा जो देती है वो कौन देती है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा दिया जाता है। एनडीसी राष्ट्रीय, ठीक है, विकास प्राधिकरण या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इन्हें मुख्य रूप से किसका दर्जा दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1969 के द्वारा यह दर्जा दिया जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से दर्जा देने की 5 शर्तें। एक तो पहाड़ी व कठिन भूभाग होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, सीमावर्ती स्थान होना चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ उसकी सीमा मिलती हो, आर्थिक एवं अवसंरचना में पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य की वित्तीय स्थिति भी क्या होनी चाहिए? कमजोर होनी चाहिए। यह अनुसूचित जाति व जनजाति, कोई बड़ी आबादी, ये कोई भी प्रावधान उसमें शामिल नहीं है। तो नहीं पूछा था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? सी वाला हो जाना था। अभी तक लगभग 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है, जैसे असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे सभी राज्यों को। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए बेटा, अब आ चुका है टेस्ट सीरीज लगाने का मौका। तो आपको लिए हम एक विशेष ऑफर अभी वर्तमान में चला रहे हैं, जिसमें जो हमारी एफएलटी टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 50 टेस्ट मिलेंगे एफएलटी के रूप में, वो 199 की जगह मात्र 99 रुपये में आपको मिल रही है। साथ में यूनिट वाइज प्लस एफएलटी, जिसमें आपको 75 टेस्ट मिलने वाले थे। हर यूनिट के 5 टेस्ट है जो 350 में मिलती थी, वहाँ मात्र 199 रुपये में आपको मिल रही है। 6 यूनिट की हमने 1000 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ बना दी है, जो मात्र आपको 199 रुपये में मिल रही है। इन सभी के लिए आपको कुछ नहीं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वीं लोकसभा स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित समितियों के अध्यक्ष नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लोक लेखा समिति के सी वेणुगोपाल को ही नियुक्त किया गया था। यहाँ पर प्राक्कलन समिति के बैजयंत पांडा की जगह मुख्य रूप से कौन थे? संजय जायसवाल थे। कौन थे? संजय जायसवाल थे। और यही ऑप्शन क्या था? इसका गलत था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता? बी वाला, क्योंकि गलत पूछा था। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए फग्गत सिंह फुलस्ते थे, पिछड़ा वर्ग के लिए गणेश सिंह थे। 2023 में हांगजोंग चीन में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं में निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट युग्म गलत है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है 2023 के जो एशियन गेम्स हुए वो कहाँ पर हुए थे? चीन में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? चीन में हुए थे। इसमें भारत मुख्य रूप से पदक तालिका में चौथे स्थान पे था। यहाँ पर भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 तो गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। ये लिस्ट आपको याद रखना, बार बार पूछा जाता है। इसमें जो राइट आंसर है वो डी वाला है। अन्नू रानी ने मुख्य रूप से यहाँ पर 100 मीटर स्प्रिंट में मुख्य रूप से कौन सा पदक नहीं जीता था? स्वर्ण पदक नहीं जीता था। वहीं पारुल चौधरी, अभिनेश सावले और तजिंदर पाल तूर ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सेनाभ्यास युग्म गलत है?
तो रूस के साथ इंद्र हम करते हैं, किर्गिस्तान के साथ खंजर करते हैं, लामितीय सेशल्स के साथ करते हैं, और थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास नहीं होता, युद्ध अभ्यास होता है भैया यूएसए के साथ। किसके साथ होता है? यूएसए के साथ। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए युद्ध अभ्यास हम यूएसए के साथ कर लेते हैं। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड हम किसके साथ करते हैं? चाइना के साथ करते हैं, याद रखना। गरुड़, गरुड़ युद्ध अभ्यास हम फ्रांस के साथ करते हैं। फिर एक होता है वरुण, वरुण भी हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। फिर देखिए इंदिरा, अभी मैंने बता दिया। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति मुख्य रूप से किसके साथ किया जाता है? श्रीलंका के साथ किया जाता है। फिर याद रखना मुख्य रूप से सूर्य किरण, सूर्य किरण हम किसके साथ करते हैं? तो नेपाल देश के साथ करते हैं। तो ये प्रमुख युद्ध अभ्यास भी आप याद कर लेना। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठनों को डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम था? यहाँ पर क्या पूछा था? वन आवरण 10% से कम था, तो उसका नाम था भिंड। अब देखो यहाँ पर अब आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे 2023 के। तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो टोटल वन क्षेत्रफल है वो कितना है? 25% है, यानी कितना? 77,073.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वहीं हम वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो वृक्ष आवरण हमें देखने को मिलता है 2.81%, लगभग 8,650.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बात बताया था मैंने, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो बालाघाट में है। उसके बाद आता है कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। न्यूनतम हम बात करते हैं तो न्यूनतम में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? शाजापुर में देखने को मिलता है। फिर हम प्रतिशत के हिसाब से आते हैं तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक हमने बताया था उमरिया, यहाँ पर लगभग 55% है। उसके बाद आपको मिलेगा बालाघाट में। ठीक है। न्यूनतम में आपको याद रखना है, न्यूनतम में उज्जैन है जिसका कितना है? 0.69% है। ये सभी आंकड़े याद रखना, आपके पेपर में पूछे जाएंगे। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्न में से किस आयोग का गठन की बात की गई है? तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है, और 338A में अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, यानी एसटी की बात की गई है। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ भैया 1000+ MCQ की PDF आपके लिए अपलोडेड है। ये आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही यूनिट की मात्र अभी 330 की जगह 199 रुपये में मिल रही है, तो इसको ज्वाइन करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न में से क्या है? तो राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल नहीं है, विवाह संबंधी खर्च बिल्कुल नहीं है, फिर आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार ये भी बिल्कुल नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान तो बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण भी उनको प्रदान करना है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2023 में लाडली बहना योजना शुरू की गई थी। यहाँ मुख्य रूप से 60 वर्ष 21 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए चलाई गई है। जो महिला शादीशुदा है और विधवा है उन सभी के लिए यह योजना है। इसमें मुख्य रूप से 1500 रुपये दिए जाते हैं, और ये कब से चालू हुई है? नवंबर 2025 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1500 रुपये दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में 1000, फिर 1250, अब 1500 है। अभी हाल ही में उसकी 34वीं किस्त डाली गई थी। कब? तो मार्च में इसकी 34वीं किस्त डाली गई है। 30/4/1977 से लेकर 20/6/1977 के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो उस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा। देखो मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में 3 बार क्या लगाया गया? राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पहली बार लगा था मुख्य रूप से 30/4/1977 से लेकर 23/6/1977 तक, जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा। उसके बाद दूसरी बार लगता है 17/2/1990 से लेके 17/2/1980 से लेके 9/6/1980 तक, जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। फिर तीसरा लगता है 15/12/1992 से लेके 6/12/1993 तक, जब
मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं महमूद अली। ठीक है, तो ये याद रखना, पहला लगा था 1977 में, दूसरा 1980 में, तीसरा 1992 में। पहली बार सत्यनारायण सिन्हा थे, दूसरी बार भगवत दयाल शर्मा थे और तीसरी बार महमूद अली थे। अगले प्रश्न में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो पट्टाभी सीतारामैया जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अब ऐसे प्रश्न आते तो इसमें भैया अब ये सबका तुक्का ही लगता है, ऐसा कोई को भी कार्यकाल याद नहीं होता। जैसे सबसे कम राज्यपाल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो कार्यवाहक राज्यपाल थे गुरु प्रसन्न सिंह जी, जीपी सिंह का सबसे कम कार्यकाल रहा था। उन्हें 2 माह के लिए कार्यवाहक राज्यपाल के लिए चुने गए थे। ठीक है, और फिर देखो सबसे ज़्यादा की हम बात करते तो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है मुख्य रूप से किसका? तो सबसे ज़्यादा हमें मुख्य रूप से देखने को मिला हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा सत्यनारायण सिंह का सबसे ज़्यादा बताते हैं लोग बाग। पर हमें ये से जो कार्यकाल से संबंधित आएंगे तो उसमें हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो ऐसे प्रश्न अधिकतर सभी लोगों को गलत हो जाते हैं। कभी आपको याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 2023 तक भारत के इनमें से कौन सा राज्य सौर ऊर्जा स्थापित में सर्वाधिक क्षमता है? तो देखो मार्च 2023 तक तो हम बात नहीं करते हैं, मार्च 2023 तक भी हम बात करते तो राजस्थान था, और अभी दिसंबर 2025 तक की हम बात करते तो कौन था? राजस्थान था। पहले नंबर पर राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पर हमें देखने को मिलता है, पहले पे तो राजस्थान हो गया, दूसरे पे हमें देखने को मिलता है गुजरात, तीसरे पे हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र और चौथे पे देखने को मिलता है तमिलनाडु। वर्तमान हम सोलर ऊर्जा क्षमता की हम बात करते हैं दिसंबर 2025 तक, तो मैं आपको बता दूं कि सोलर एनर्जी में हमारा विश्व में कौन सा स्थान है? 3rd स्थान है। याद रखना, पूरे वर्ल्ड में 3rd स्थान है। और मध्य प्रदेश की टोटल क्षमता कितनी है? तो 129 गीगावाट, 129 गीगावाट हमारी क्या सोलर ऊर्जा क्षमता है दिसंबर 2025 तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दशक 2001 से लेके 11 तक राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही। यानी यहाँ पर पूछा भारत के किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि दर था? तो देखो जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक 17.7 थी भारत की, और वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा देखते हैं तो मेघालय की थी 27.8%। उसके बाद हमें अरुणाचल प्रदेश की देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की हमें देखने को मिलती है कितनी? 25.9%। फिर उसके बाद हमें बिहार की देखने को मिलती है 25.1%। तो याद रखना मेघालय की सबसे ज़्यादा थी। इनमें से कौन सा चक्रवात नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर था फेंगल। अभी देखो अक्टूबर 2025 में भारत में एक तूफान आया था जो बंगाल की खाड़ी से उठा, जिसने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को क्या किया था? प्रभावित किया था, और इसका नाम था मोन्था। क्या था? मोन्था तूफान। इसका नामकरण आपको याद रखना थाईलैंड देश ने किया था, और इसका मतलब होता है सुंदर पुष्प। क्या होता है? सुंदर पुष्प इसका मतलब होता है। तो ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में एक और तूफान आया था चक्रवात दितवा, जो भी बंगाल की खाड़ी से उठा था। ये भारत को प्रभावित करने वाला था, परंतु इसकी दिशा बदल गई, फिर इसने किसको? श्रीलंका को प्रभावित किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2024 में भारत के निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फरवरी 2026 तक की बात। मध्य प्रदेश की परमाणु ऊर्जा क्षमता है 8,780 मेगावाट, 8,780 मेगावाट, और भारत में 24 परमाणु संयंत्र वर्तमान में क्या है? चल रहे हैं। सर्वाधिक आज भी हम देखते तो हमें कुंडम जो कि तमिलनाडु का हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उसकी सर्वाधिक क्षमता है जो 2000 मेगावाट क्या बना रहा है? मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा बना रहा है। फिर देखिए कलपक्कम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता होगा कलपक्कम हमारे कहाँ पर है? तो कलपक्कम हमें देखने को मिलता है गुजरात में। फिर केगा हमें देखने को मिलता है कर्नाटक में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कलपक्कम नहीं, काकरापाड़ा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो काकरापाड़ा हमें गुजरात में मिलता है। काकरापाड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है। और कलपक्कम कहाँ पर है? कलपक्कम भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। काकरापाड़ा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? गुजरात में। फिर रावत भाटा आपसे पूछा जाएगा, तो रावत भाटा आपको बताना है मुख्य रूप से राजस्थान में पड़ता है। फिर आपको नरोरा पूछा जाएगा, तो नरोरा आपको बताना है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आप चुटका पूछा जाएगा, तो चुटका आपको बताना है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसकी क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट है। ठीक है, किस उपनिषद में यज्ञ वाल्के और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में हमें मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन
रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है, तो भैया एक ये लाभकारी संगठन है, एनजीओ, उसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं बता देता हूँ कि प्रीलिम्स का कोर्स मात्र 599 में आपको मिल रहा है, जिसमें 75 प्लस डीसी सर की याद कराने वाली क्लासेस है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस है, साथ में डीसी सर द्वारा वापस से याद कराने वाली बहुत जल्द से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस कोर्स को अभी 599 में आप परचेज कर सकते हो, तो इसे जरूर परचेज कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मेलवेयर जो वेद सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, एक बार जब उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है, इसे क्या कहा जाता है। देखो, आपने देखा होगा कभी कभी आप जैसे कोई सी एक वेबसाइट खोलते होंगे तो उसके सामने आपको एक मैसेज दिखता होगा कि इंस्टॉल करके, तो ये क्या करता है, बार बार हमारे क्या करता है, बहलाता है कि इसे हमें इंस्टॉल करना है, और जैसे हम इंस्टॉल करते हैं ये हमारे मुख्य रूप से डेटा को चुरा लेता है, इसे कहा जाता है ट्रोजन। अब देखो, की लॉगर की हम बात करते हैं तो की लॉगर हमारे में एक प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, फिर हम जो भी की को दबाते हैं तो वो की क्या होती रहती है, रिकॉर्ड होती रहती है, फिर उसका इस्तेमाल हमारे डेटा को चुराने में कर लेते हैं। फिर रैनसमवेयर की हम बात करते हैं तो रैनसमवेयर एक प्रकार का क्या है, मालवेयर है, जो मुख्य रूप से क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर उसको वापस से मानक तौर में बदलने के लिए पैसे मांगता है। स्पाईवेयर क्या होता है, तो ये स्पाईवेयर हमारे जो कंप्यूटर है उसको छुपकर उसकी जानकारी हासिल करता है, उसे क्या कहा जाता है, स्पाईवेयर कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करता है, तो ये मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 342 के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। अब देखिए, हम इसको तो मानते नहीं है, इसके आधार पर 2-3-4 आंसर था, हम 2025-26 के आधार पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो, निक्षेप यानी भंडारण में हमारे मध्य प्रदेश का पहला स्थान नहीं है, पहले स्थान पर कौन आता है, मुख्य रूप से उड़ीसा आता है, और उसके बाद आता है क्या, कर्नाटक दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, किसके, भंडारण में वर्तमान में। फिर देखिए यहाँ पर उत्पादन में प्रथम स्थान पर, तो हम कौन से नंबर पर आ गए, द्वितीय स्थान पर आ गए उत्पादन में। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में मैग्नीज निक्षेप मिलते हैं, बिल्कुल सही है। झाबुआ जिले के थांदला तहसील में भी हमें मैग्नीज के निक्षेप मिले, ये भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो देखिए अनुच्छेद 61 के द्वारा मुख्य रूप से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है जब वो संविधान का उल्लंघन करता है। यह प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से शुरू की जा सकती है, परंतु जब इसको जिस भी हाउस में चालू करें उससे पहले 1/4 सदस्य के द्वारा लिखित प्रस्ताव दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रस्ताव लाने से पहले मुख्य रूप से 14 दिन पहले मुख्य रूप से हमें नोटिस देना पड़ता है। जब यह 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो पारित होना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्य रूप से जांच होती है, और जांच में कभी मान लिया जाता है कि हाँ इसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है महाभियोग के बारे में भी। अब देखिए यहाँ पर आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अब लोग बाग बोलते हैं सर 50 प्रश्न कराओ, बेटा देखो इसमें ही 34-35 मिनट लग गए, कहीं मैं 100 प्रश्न कराऊंगा 2 घंटे की क्लास चली जाएगी। 2 घंटे पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ 25 से 30 मिनट की क्लास लाता हूँ जिसमें 100 से 150 फैक्ट बता देता हूँ, तो आप आसानी से उन्हें रिकॉल भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के 3 आंसर देखे जाने हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे, और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी। जो भी इन 3 ही आंसरों को सही आंसर देगा उसका कमेंट कल मैं अपने लेक्चर में शामिल करूंगा। आपको यह सीरीज कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।